हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ चुके हैं फंक्शन। इस चैप्टर में आपके पास हमने इससे पहले पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशन, और जो लास्ट हमने वीडियोस में पढ़ा आपके पास है टाइप ऑफ फंक्शन और फंक्शन आपके पास। ठीक है, तो आज हम उस पर आधारित जो प्रश्नावली है हम उसको करने वाले आपके पास देखें। तो आपके पास एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फंक्शन में हम एक्सरसाइज करें एनसीईआरटी बुक से 2.3। पहला क्वेश्चन आपके पास इजीली था, उसके एग्जांपल मैंने वो कराए भी थे आपके पास। ठीक, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें दो फंक्शन दिए जो कि क्या है, वास्तविक हैं। अब ध्यान देना, वास्तविक मतलब उसका जो प्रांत आपके पास होगा या तो वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही होगा, या फिर आपके पास उसका किसी कोई उप समुच्चय हो सकता है। पर आपके पास आप अगर वो आपके पास वास्तविक फलन है तो इन जैसे ये दो कंडीशन वास्तविक फलन दे रखे हैं, इनके लिए प्रांत और परिसर ज्ञात कर रहे हैं। अगर प्रांत आर है तो आर सही, अब या फिर उसका कुछ उप समुच्चय मिल प्राप्त होने वाला आपके पास। ठीक है, तो अब हमको ज्ञात करना है। देखिए आपके पास तो पहला पार्ट में बता दूंगा खास। पहले पार्ट में दिया हुआ फंक्शन क्या है, दिया फलन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। अब ध्यान देना, मॉड एक्स तो होता है मापांक फलन, इतना भाग तो मापांक फलन, उसका कैसे माइनस लग गया है आपके पास। ठीक, अब क्योंकि दिया है कि ये फंक्शन क्या है, वास्तविक है, फलन क्या है, वास्तविक है। अगर फलन वास्तविक है तो इसका मतलब है कि एक्स के जो मान होने वाले हैं वो भी क्या होंगे, वास्तविक। वैसे इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो एक्स की वैल्यू होगी किससे ले जाएंगे, आर से, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। एक्स का मान क्या ले जाएगा, वास्तविक। तो इसका अर्थ हो गया कि इसका प्रांत यानी डोमेन, फलन का जो आपके पास डोमेन है यानी फलन का जो प्रांत है, इसको हम डी एफ के द्वारा भी निरूपित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर। तो इस प्रकार से इसका प्रांत क्या हो गया, आर आपके पास। ठीक, अब जब इसकी बात करते हैं कि आपके पास सहप्रांत की बात की जाए या परिसर की बात की जाए, तो आपको मालूम है कि हमें ज्ञात है कि जो मॉड एक्स होता है इसकी वैल्यू हमें से क्या होती है, 0 या 0 से अधिक होती है। थोड़ा ध्यान देना बात, 0 या 0 से अधिक आपके पास है। हमें मालूम है कि जो मापांक फलन, ये क्या है, मापांक फलन है, मापांक फलन। तो मापांक फलन का मान हमेशा कहते हैं 0 या 0 से अधिक होता है। अब इसका अर्थ है सीधे सीधे, जब उसके आगे से माइनस लग गया है तो माइनस ऑफ मॉड एक्स क्या होगा, हमेशा 0 या 0 से कम। यानी आपके पास प्राप्त हुआ है एफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास, जो कि आपके पास माइनस मॉड एक्स था, वो हमें से क्या होगा, 0 या 0 से कम। तो यानी इसका मतलब है कि जो आपके पास प्रतिबिंब के रूप में जो y प्राप्त होता है, जिसको हम जिसके मानों को का समुच्चय बनाने पर हमको क्या प्राप्त होता है, उसका परिसर प्राप्त होता है। तो वो आपके पास हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि वो हमेशा 0 या 0 से कम होगा। तो यानी आपके पास इसका परिसर के रूप में प्राप्त हो रहा है, परिसर हो रहा है आपके पास जो वैल्यू आ रही है मॉड एक्स की, वो क्या है, 0 से कम। मतलब इसका अर्थ है कि यहाँ पर परिसर हो जाएगा आपके पास। देखो ये एक्स का मान तो ठीक है आर से लेना, पर माइनस ऑफ मॉड एक्स का जो मान प्राप्त होगा वो क्या हो, 0 या 0 से कम। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपके पास इस केस में आपको प्राप्त होगा माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो ये क्या प्राप्त हो गया, इसका परिसर। परिसर मतलब रेंज। ये आपके पास का क्या गया, रेंज आ गया। रेंज के रूप में मुझे ज्ञात करना है कि y का मान कहाँ प्राप्त हो रहा है। जो हमके पास परिसर जो हमके पास ये प्राप्त हो ना, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मुझे मालूम है कि मापांक फलन के अनुसार हमें से क्या होता है, मॉड एक्स का मान 0 या 0 से अधिक होगा। तो इसका अर्थ है कि जो माइनस मॉड एक्स क्या होगा, 0 या 0 से कम होने वाला है। इसका अर्थ है इस फंक्शन के लिए परिसर क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस से 0, माइनस इंटू 0। तो ये आपके पास पहला भाग था। थोड़ा सा दूसरे भाग को समझना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास हो। ठीक, कई बार क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज ये पेपरों में भी आपके पास आता है आपके पास। ठीक, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर जिसका दूसरा पार्ट है। तो आपके पास जो दिया हुआ फलन है वो इस प्रकार से है, एफ एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस, और कह दिया गया कि वास्तविक है, यानी जो y के रूप में जो प्राप्त होगा क्या होने वाला है, वास्तविक होगा आपके पास। ठीक है, यानी x के सभी मानों के लिए क्या होना चाहिए, तो देखो आपके पास x के सभी मानों के लिए जो फंक्शन के प्रतिबिंब के रूप में मिला ना y के बराबर, जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो भी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए।
वास्तविक संख्या है। अगर ये वास्तविक फलन तो मतलब x का जो भी मान आप यहाँ पर रखोगे उसके लिए अनिवार्य रूप से y भी क्या होना चाहिए, वास्तविक ही होना चाहिए बस, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर इसको वास्तविक होना है तो अनिवार्य रूप से देखो, अगर इस क्वांटिटी को जो x के प्रत्येक मान के लिए जो उस पर आधारित है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर वास्तविक होना तो अनिवार्य रूप से 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 या 0 से अधिक आपके पास, 0 या 0 से अधिक बस। अब 0 भी हो सकता है आपके पास, 0 पर रखने पर क्या होता है, वास्तविक प्राप्त होने वाला आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से आपके पास हो रहा है कि इसको वास्तविक होना तो ये 0 0, इसका अर्थ होगा कि जो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा इसको पक्षांतर करने पर आपके पास होना चाहिए हमेशा आपके पास एक्स स्क्वायर का मान, जब इसका पक्षांतर होता है एक्स स्क्वायर ये रहेगा, ये आपके पास हो रहा है लेस देन इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, 9 या 9 से कम होना चाहिए। इसका अर्थ है एक्स की जो वैल्यू होगी इम्प्लाइज दैट, अब एक्स स्क्वायर जो है वो 9 से छोटा होना चाहिए या 9 के बराबर भी हो सकता है, यानी एक्स का मान सीधे सीधे क्या होगा, -3 से +3 के बीच में। अब देख लीजिए आपके पास इन दोनों संख्याओं के बीच का कोई भी आप एक्स ले लीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, उनका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, 9 से कम ही होना। अगर इससे अधिक लेंगे तो आपके पास होगा, ठीक। तो इसका अर्थ है कि एक्स के सभी मानों के लिए जब ये वास्तविक होता है उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी एक्स का मान कीजिए -3 और +3 के बीच में होना चाहिए। अतः फलन का प्रांत यहाँ पर प्राप्त हो रहा है -3 to +3 अंतराल के रूप में ये आपके पास होगा, या आप लिख दो और आप इस तो डोमेन इक्वल टू हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जाए तो ये हो जाएगा सभी x जहाँ x बिलोंग्स टू R और x क्या होना चाहिए, -3 से अधिक या बराबर +3 के बराबर। ये इस प्रकार से, ये तो हो गया प्रांत। ये प्रांत होता है जो मान मतलब x के अब इस केस में क्या मिल रहा है, ये इस टाइम पर हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय नहीं मिल गया, उसका एक उप समुच्चय प्राप्त हो रहा है, ठीक। आपको अनिवार्य रूप से अगर इस फलन को वास्तविक बनाना है तो x के सभी मानों के लिए ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये भी क्या होनी चाहिए, वास्तविक ही होनी चाहिए बस, ठीक है। तो मुझे उस हिसाब से x का मान क्या प्राप्त होना चाहिए, -3 से प्लस, क्योंकि अगर मैं -3 या +3 से कोई छोटा या बड़ा मान दूंगा ना +3 से, तो जरा इसमें वैल्यू रख के देख लीजिए। अगर मैंने कहा मान लो मैंने यहाँ रख दिया -5, क्या रख दिया -5, तो -5 का स्क्वायर 25, तो 9 - 25 हो रहा है -16, तो रूट के अंदर -16 क्या हो जा रहा है, वो वास्तविक नहीं रह रहा है। अगर x का मान -3 से बड़ा या +3 से छोटा दिया जा रहा है, उसके दोनों भी शामिल हैं, तो उस टाइम पर ये वास्तविक प्राप्त हो रहा है, अन्यथा ये वास्तविक नहीं प्राप्त हो रहा है। तो अनिवार्य रूप से फलन को वास्तविक होने के लिए आपको x का मान इतना ही देना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त अगर आप देते हो तो वो वास्तविक नहीं रह जाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये उसका क्या हो गया, प्रांत हो गया। अब जब परिसर की बात करते हैं तो परिसर मतलब y पर आधारित जो चर है y, इस पर इसको देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो प्रतिबिंब, तो यहाँ पर पास था y बराबर fx इक्वल टू था √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं देखूँ आपके पास कि अब मुझे प्रतिबिंब कहाँ कहाँ प्राप्त होने वाले हैं, अगर मैं -3 से +3 के बीच इसकी वैल्यू रखूँगा तो देखो बस मुझे मालूम है f -3 पर हो रहा है 0 और f 3 पर भी क्या होता है, 0 ही हो रहा है, दोनों मानों पे 0 हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो f -3 रखोगे +3 को तो 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो परिसर आपके पास क्या होगा, और इसके अतिरिक्त आपके पास f 0 का मान कितना हो रहा है, 0 रखने पर कितना हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट 3 है, तो आपके पास कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर अगर इस फंक्शन में अगर मैं x का मान 0 रखता तो केवल 9 बच रहा है, क्या हो रहा है, +3, क्या मिल रहा है, +3। तो इसका अर्थ होगा इसका देखो, तो x का मान जो सबसे छोटा मान होगा वो होगा 0 और जो सबसे अधिक मान हो रहा है वो कितना, +3। तो इस केस में इसका परिसर हो जाएगा, परिसर जिसे हम रेंज कहते हैं, इक्वल टू सभी x का मान जहाँ x बिलोंग्स टू R है और x का मान इस केस में 0 भी संभव है और +3 के मध्य कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो 0 to 3। देख लीजिए आपके पास इसमें आप है ना -3 से +3 के बीच कोई भी मान दे दीजिए, वैल्यू क्या आएगी हमेशा +0 से लेके 3 तक आपके पास होना है, ठीक है। तो ये हमने निकाला दिए हुए फलनों के लिए प्रांत वो उनके परिसर, ठीक। अब हम किसी फंक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू निकालने सीखेंगे आपके पास, ठीक।
अब हम आपके पास जो फंक्शन थे अभी तक, जो हम अभी जो पढ़े आपके पास, अब उनको थोड़ा व्यवहारिक रूप देने के लिए एक साइंस से रिलेटेड आपके पास क्या हम ले आए हैं, एक फंक्शन ले आए हैं। यहाँ पर आपके पास देखिए, आपके पास जो टेम्परेचर आपके पास है वो आपके पास डिग्री सेल्सियस से जो आपके पास फ़ारेनहाइट आपके पास है उस पर आश्रित आपके पास है, ठीक। तो इस केस में आपके पास देखा है तो तापमान जो आपके पास सेल्सियस ताप का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है आपके पास, ठीक। तो ये किस प्रकार से मैं आपको बता दूँ, देखो। तो मुझे यहाँ पर आपके पास सेल्सियस जो तापमान का जो स्केल है उस पर आधारित एक फलन दे दिया गया है, सी पर आधारित, जैसे हम लिखते हैं ना एफ एक्स और एक्स पर आधारित। यहाँ पर ये मतलब फ़ारेनहाइट वाला स्केल दे दिया गया बस, एफ बराबर, वहाँ वाई बराबर एफ एक्स था, यहाँ वाई बराबर टी सी हो गया, ठीक। और सी पर आश्रित इस प्रकार से आपके पास है। तो फ़ारेनहाइट किस पर आश्रित है, सेल्सियस तापमान पर आपके पास आश्रित है, ठीक। इस फंक्शन के द्वारा परिभाषित है, ये फंक्शन है, ठीक। इसके द्वारा, इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, इन वैल्यूज़ को ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले जो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या है। इस केस में हमको फ़ारेनहाइट स्केल किस पर आश्रित दिखाया गया है, जो तापमान का जो स्केल है सेल्सियस उस पर आश्रित दिखाया गया वो है इस प्रकार से 9c/5 + 32। तो देखो एक एक करके हम दोनों निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमको ज्ञात करना है टी की वैल्यू जब 3 है। तो देखो आपके पास ये दिया हुआ जो फंक्शन है इसमें हमको करना क्या पड़ेगा, ये कहने का अर्थ आपको बताऊँ क्या पूछ रहा है आपके पास, ये आपके पास दिया हुआ फंक्शन है, ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल में तापमान की क्या वैल्यू आएगी जब सेल्सियस स्केल में कितनी है, 23। तो मतलब ये निकालना क्या है, इसमें हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में c बराबर 1 रख देंगे। तो आपके पास देखो समीकरण फर्स्ट में c बराबर 23 रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है, आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल प्राप्त हो जाएगा T23 = 9 × 23/5 + 32। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास आएगा। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आप इजीली हम क्या क्या मिल जाएगा पास, वो डिग्री से आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, पर फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इजीली हम इसको कर सकते हैं आपके पास है। तो मेरे ख्याल से बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये आपके पास 28 दिया हुआ होगा आपके पास बुक में, तो इसको आप 28 के हिसाब से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 आपके पास, ठीक है। तो सब जगह कितना रख देंगे, 28 रख देंगे आपके पास, ठीक। तो बुक में शायद 28 आपके पास है, तो आपके पास ये इस प्रकार से हमको करना है। अगर 0 होता तो 0 रखते, 5 होता तो 5 रखते, और यहाँ पर 28 है तो 28 रख दिया जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने पर पास ये हो जा रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई करें 252/5 + 32। और जब सॉल्व करो तो इसको डिवाइड करके कुछ आपके पास आ रहा है, या एलसीएम इधर ले लो के पास, तो कितना हो जाएगा, 252 + 160/5। तो ये आपके पास हो रहा है 422/5। इसको जब सॉल्व किया जा रहा है तो ये हो रहा है 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने क्या निकाल लिया, जब 23 डिग्री सेल्सियस है तो उस टाइम पर फ़ारेनहाइट स्केल में क्या रहा है, 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास ये डायरेक्ट वैल्यू रखना आपके पास है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास आया कि जब c की वैल्यू 28 है तो उस टाइम पे फ़ारेनहाइट स्केल में कितना आ रहा है, 82.4 आपके पास प्राप्त हो रहा है, ठीक। इसका दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूँ आपके पास। तो ये आपके पास आया था 552, 252 + 160 जब जोड़ रहे हैं तो 412/5। तो ये आपके पास आ रहा है, यही आपके पास है 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। तो सिंपल सा आपके पास है। मैं आपको इसका दूसरा जो पार्ट आपका चौथा भाग है उसको भी बता रहा हूँ आपके पास, ठीक है। तो जो इसका चौथा भाग है उसमें देखिए आपके पास, इसमें हमें सीधे टी सी की वैल्यू दे दी गई, कितनी है, 212। मतलब मुझे फ़ारेनहाइट स्केल में दे दिया गया है कितने डिग्री का है, कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट है, 212। तो आपको उस टाइम पर सेल्सियस तापमान ज्ञात करना है, क्या तापमान ज्ञात करना है, सेल्सियस। तो आपके पास इस हिसाब से बस जो फॉर्मूला है उसके अनुसार देखो वो हो जाएगा पास, उसके अनुसार ये हो जाएगा 212 मान हमें दे दिया गया है, 9c/5 + 32। ये आपके पास इस प्रकार से। तो मुझे सेल्सियस तापमान निकालना, फ़ारेनहाइट में दे दिया गया, एफ दे दिया गया 212 है, तो मुझे सेल्सियस में निकालना। तो देखो पास क्या होता है, इसको केवल क्या करना है, इस c की वैल्यू निकालनी है। तो 32 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो पास हो रहा है 9c/5 = 212 - 32 कितना हो गया, 180। तो ये c से कैंसिल हो रहा, तो ये हो गया 20। तो c बराबर कितना हो गया, 5 × 20 मतलब 100 डिग्री।
तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में वो तापमान आ गया है, जबकि हमको किस में दिया था, हमको दिया हुआ था फ़ारेनहाइट स्केल में दे दिया गया था कितना है, सी पर टी का मान, यानी फ़ारेनहाइट स्केल में मान कितना है 212 था। तो जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो सेल्सियस में कितना प्राप्त हो गया, डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। तो इसके जैसा ही आपके पास तीसरा प्रश्न भी होगा, वो भी आप इजीली कर सकते हो आपके पास। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5वां आपके पास है, फलन दिए हुए हैं और उन फलनों के प्रांत भी साथ में आपके पास दिए हुए हैं, और आपको क्या करना है कि आपको इसके लिए परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिसर, यानी प्रतिबिंब क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, वो याद रखना। जो x के संभावित मान हो सकते हैं वास्तविक होने के लिए, उस फलन को वास्तविक होने के लिए जो x के मान संभावित हैं, वो तो उसका प्रांत कहलाता है। पर उन वैल्यूज़ के सापेक्ष y यानी प्रतिबिंब जो संभव हैं, उनका जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। अब मैं इस क्वेश्चन में हम परिसर ही निकालने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये परिसर जो निकालने का जो मेथड है वो आपको आगे भी 12th में भी यूज़ होने वाला है। ठीक है, देखो एक बार, तो पहले जो आपके पास दिए हुए फलन है उनको जरा पहले देख लो, पहले भाग आपके पास जरा। तो इस पहले भाग में हमारे पास ज्ञात फलन आपके पास है, गिवन फंक्शन है एज, इसको हम लिखेंगे y बराबर एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें प्रांत किस प्रकार से परिभाषित किया कि x को एक तो क्या होना है, r होना है, और साथ में x को 0 से मतलब धनात्मक। मैं ये भी कह सकता हूँ, यानी इसका जो प्रांत है, इसका जो डोमेन है f या df, ये इक्वल टू बताऊँ क्या, 0 से अधिक मतलब 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ये इसमें से कोई भी मान हम x का दे सकते हैं। अब इनके सापेक्ष y का मान क्या प्राप्त हो सकता है, क्या क्या संभव है, वो हम ज्ञात करने वाले। देखो एक बार, सबसे पहले हमके पास जो दिया हुआ है आपके पास, देखो उसके अनुसार y बराबर एफ एक्स इक्वल टू था 2 माइनस 3x, मैंने सीधे लिखा है, यानी y का मान क्या होगा 2 माइनस 3x। इसके आधार पर मैं क्या करूँगा, अब करना बताऊँ क्या है, इसमें जैसे y अभी तक x पर आश्रित था, अब x को y पर आश्रित करा देना, ये हो जाएगा पास। देखो कि जब इसके सिंप्लीफाई करो तो ये हो जा रहा है 3x इक्वल टू 2 माइनस वाई, या x बराबर 2 माइनस वाई अपॉन 3, ये मुझे प्राप्त हो रहा है। मैंने क्या किया, जैसे अभी y x पर आश्रित है, अब x को y पर आश्रित कर दें। अब जो कंडीशन दी हुई है उसके अनुसार देखो, उसने कहा है कि प्रांत क्या है उसका, x को हमेशा पॉजिटिव होना है, x हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका सीधा सीधा अर्थ है, यानी इसको 2 माइनस वाई अपॉन 3 को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका अर्थ ये तो है। तो अगर 2 माइनस वाई अपॉन 3 को पॉजिटिव होना है, मतलब इसका अर्थ सीधा अर्थ होगा, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो जैसे इक्वल टू सॉल्व होता है ना, वैसे ही 3 इधर रहेगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 2 माइनस वाई को भी क्या होना है, पॉजिटिव। या सिंपली मैं कह सकता हूँ वाई को क्या होना है, 2 से छोटा। ये वाई का पक्षांतर प्लस वाई हो जाएगा ना, तो 2 इधर रहेगा, तो वाई का मान हमें से क्या, 2 से कम। तो वाई का मान मतलब प्रतिबिंब का मान, और वाई प्रतिबिंबों का समुच्चय क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो ये आता आपके पास परिसर, यानी रेंज, हम कहते हैं परिसर, यानी रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की आपके पास रेंज क्या प्राप्त हो रही है, y लेस देन 2 का अर्थ होता है कि आपके पास 2 से छोटा क्या पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, रियल, यानी, और 2 संभव है आपके पास यहाँ पर। अब क्योंकि थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर इक्वल टू शामिल नहीं है, तो इक्वल टू शामिल नहीं तो क्या करेंगे, ओपन इंटरवल कर दिया जाएगा आपके पास, यानी 2 शामिल नहीं आपके पास होने लगे। क्योंकि अगर 2 शामिल करेंगे तो क्या आपके पास, उसने कहा है कि x का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से अधिक, तो ये आपके पास 0 से अधिक होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये इसका आपके पास क्या आ गया, इस फंक्शन का परिसर प्राप्त हुआ है। ठीक, ऐसे हम अगला पार्ट भी कर रहे हैं आपके पास। अब इसका जो हम पढ़ रहे हैं आपके पास 5वें का जो दूसरा भाग है उसको देखो एक बार। ये दिया हुआ फंक्शन आपके पास, और कह दिया गया कि x कोई वास्तविक संख्या है, यानी इसका जब मैं बात करूं प्रांत की, तो डोमेन इसका हो गया, इस केस में डोमेन ऑफ f, इसको ऐसे लिख दें, ये इक्वल टू क्या हो गया, x कुछ भी हो सकता है आपके पास वास्तविक। ठीक, तो मुझे इसका परिसर चाहिए, तो देखो के पास, अब परिसर चाहिए तो के पास क्या होगा, अभी तक जो फंक्शन था वो था y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। इससे मैं जब x का मान निकालूँ तो सिंपली आप इजीली कर सकते हो, x इक्वल टू हो रहा है रूट वाई माइनस 2। अब थोड़ा ध्यान देना, ये x का मान प्राप्त हुआ है।
अगर इस वैल्यू को वास्तविक होना तो अनिवार्य रूप से इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो रूट के अंदर जो वैल्यू है ना उसको पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो देखो एक बार, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वास्तविक है यानी पर अगर x के r, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि y माइनस टू को क्या होना है, पॉजिटिव। ये सिंपल सी बात है। देखो अगर y माइनस टू पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये नेगेटिव होगा, या ये भी कैसे जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो के केस में भी क्या हो सकता है, जीरो हो जाएगा ना, तो वो वास्तविक आ रहा है। तो y माइनस टू को अनिवार्य रूप से 2 से अधिक होना है। कितने से अधिक होना है, 2 से अधिक होना है। तो y माइनस टू क्या होना है, सॉरी 0 से अधिक होना है। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 से छोटा होता है ये वैल्यू, ये जो रूट y माइनस टू के अंदर जो रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना y माइनस टू, उसको अगर 0 से छोटी होती है तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं रह जाएगा। वो आपके पास देखो रूट के अंदर अगर नेगेटिव संख्या आती है ना तो हम उसके तो वास्तविक संख्या नहीं है। तो अगर x को वास्तविक संख्या होना है तो अनिवार्य रूप से y माइनस टू को 0 या 0 से अधिक होना है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इस केस में y का मान क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, अगर x को वास्तविक होना है तो उस टाइम पर y का मान क्या मिलना चाहिए, 2 या 2 से अधिक। तो देन रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का अर्थ हो गया 2 या 2 से अधिक का अर्थ। ये आपके पास, ये इसका क्या आ गया, परिसर आ गया। क्वेश्चन सिंपल ही आपके पास है, ठीक। तो क्वेश्चन आपके पास ये थे इस एक्सरसाइज के। इसके अलावा मैं आपको विविध प्रश्नावली का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि कई बार पेपरों में आया आपके पास। मैंने आपको एग्जाम्पल करने के लिए कहा था, पर मैं आपके पास इसको भी बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रैशनल फंक्शन के रूप में आपके पास है, ठीक। क्वेश्चन आपके पास विविध का है, तीसरा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल करने के लिए भी कहा होगा पास है, ठीक है, किताब में एग्जाम्पल से, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इसको भी बता रहा हूँ, ठीक। तो आपको इस फंक्शन का प्रांत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रांत। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पास जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या है, गिवन फंक्शन इज, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x। ये किस प्रकार का फंक्शन है, देखो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, यानी ये आपके पास क्या है, रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, परिमेय फलन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं परिमेय फलन। अब ये परिमेय फलन कहलाता है आपके पास, ये ठीक है, पर इसमें अनिवार्य रूप से जो क्यू एक्स है वो डज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ये फंक्शन तभी आपके पास परिभाषित होगा जब क्या होना चाहिए, क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर में आपके पास है ना वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर वो शून्य होगा तो आपके पास देखो ना, तो ये आपके पास रहेगा, ये रैशनल फंक्शन है, तो इसका अर्थ है कि एफ एक्स इज डिफाइंड, यानी ये फलन जो है वो परिभाषित होगा व्हेन क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को 0 के बराबर नहीं होना है। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये परिभाषित भी नहीं होगा। तो यानी ये 0 बराबर नहीं होना है, तो हम देखेंगे कि कहाँ पर ये 0 है, उन बिंदुओं को हम हटा देंगे। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर दे, मैंने कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 12 का ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ने पर 8 आ रहा, मतलब 6 दूने, तो 6x माइनस 2x प्लस 12 इज़ नॉट, लिख सकते हैं। तो पहले वाले में x कॉमन, इसमें 2 कॉमन, तो प्राप्त हो रहा है x माइनस 6 x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसे मुझे प्राप्त हो रहा है x का मान 6 भी नहीं होना चाहिए और x का मान 2 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों मानों पर ही x का मान अगर 6 होगा या x का मान 2 होगा तो उस पर ये डिनोमिनेटर क्या, यानी जो इसका हर के रूप में जो फंक्शन क्यू एक्स है ना वो क्या होना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं कि आपके पास इस फंक्शन के प्रांत की, तो इसका जो डोमेन होगा यानी जो इसका प्रांत होगा, देखो किस प्रकार से हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ एफ या डी एफ इक्वल टू सभी वास्तविक संख्याएं किसको छोड़ के, केवल इन दोनों को छोड़ के, यानी r माइनस 2 एंड 6। तो इसका प्रांत क्या हो रहा है, सभी वास्तविक संख्याएं केवल किनको छोड़ के, 2 और
6 को छोड़ के आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 2.3 और साथ में विविध प्रश्नावली का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास तीसरा आपके पास, ठीक। तो आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी अगर फंक्शन पारिभाषित होगा तो अनिवार्य रूप से x के मानों के लिए जो उस फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए ना, वो कोई वास्तविक संख्या आनी चाहिए। अब जैसे इस केस में अगर मैं इसमें 2 या 6 दे देता ना इस फंक्शन में, तो इसने अपरिभाषित हो जाना है, यानी ये डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि ये परमेय फलन है। तो अनिवार्य रूप से जो हर में जो फलन आएगा QX उसको शून्य नहीं होना है। इस प्रकार का एक एग्जाम्पल भी आपकी किताब में, उसको भी आप करेंगे तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपके पास फंक्शन पर आधारित आपकी एक्सरसाइज आपके पास, ठीक। तो अब इसमें के बाद आपके पास रहता है इसमें इसकी विविध प्रश्नावली, वो भी हम आपके पास कर लेंगे आगे के पास, ठीक। ओके।